नमस्कार। आज बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी की मौजूदा राजनीतिक स्थिति की गहराई में उतरते हैं। एक तरफ हाल के चुनावों में मिली 0 सीटों की कड़वी सच्चाई है, तो दूसरी तरफ 2027 के लिए तैयार किया जा रहा एक बेहद महत्वाकांक्षी ब्लूप्रिंट। आज सीधे सोर्स और तथ्यों के आधार पर यह समझने की कोशिश होगी कि पार्टी के भीतर क्या मंथन चल रहा है और बाहर कैसी चुनौतियां खड़ी हैं। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये भारतीय राजनीति के एक बहुत बड़े हिस्से की दिशा तय करेगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की इस चर्चा को 4 मुख्य हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला, चुनावी नतीजे और मिशन 2027। दूसरा, पार्टी की लीडरशिप और बहुजन नीतियां। तीसरा, विपक्ष पर हो रहे तीखे हमले। और चौथा, फेक न्यूज के जाल से निपटने की रणनीति। चलिए सीधा पहले हिस्से की गहराई में चलते हैं, हालिया नतीजे और यूपी पर मिशन 2027 की नज़र। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल के 2026 विधानसभा चुनावों के आंकड़े देखिए। पश्चिम बंगाल में सिर्फ 0.18%, तमिलनाडु में 0.11% और केरल में 0.15% वोट शेयर। ये 1% से भी बहुत कम का आंकड़ा उस पार्टी के लिए वाकई एक बहुत बड़ा झटका है, जिसका लक्ष्य हमेशा से एक मजबूत राष्ट्रीय पहचान बनाना रहा है। इतने निचले स्तर पर आना साफ दिखाता है कि अक्षेत्रीय विस्तार की रणनीति को भारी नुकसान हुआ है और इन राज्यों में पारंपरिक वोट बैंक काफी हद तक बिखर गया है। अब बाहर से देखने पर भले ही ये एक करारी हार लगे, लेकिन पार्टी के भीतर इसे एक बड़े रणनीतिक दिशा बदलाव यानी पिवट के तौर पर पेश किया जा रहा है। इन क्षेत्रीय झटकों के बाद अब पार्टी ने अपनी पूरी ताकत और फोकस सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के 2027 विधानसभा चुनावों पर शिफ्ट कर दिया है। संगठन का मानना है कि असली लड़ाई तो यूपी के मैदान में ही लड़ी जानी है। इसी वजह से जमीनी स्तर पर वरिष्ठ नेताओं के साथ लगातार बैठकें हो रही हैं। बूथ लेवल तक वर्करों को दोबारा एक्टिव किया जा रहा है ताकि मनोबल गिरे नहीं, बल्कि एक नए जोश के साथ 2027 की फुल प्रूफ प्लानिंग हो सके। अब बात करते हैं इंसानी पहलू की, यानी पार्टी की लीडरशिप और उनकी उन कोर नीतियों की जो भविष्य का रास्ता तय करेंगी। राजनीति में 0 सिर्फ एक नंबर नहीं होता। हालिया कैंपेन की कमान पार्टी के भविष्य माने जाने वाले चेहरे आकाश आनंद के हाथों में थी, लेकिन सीट एक भी नहीं मिली। बाहरी तौर पर ये लीडरशिप पर सवाल जरूर उठाता है, लेकिन संगठन के भीतर से एक मजबूत बचाव भी आ रहा है। पार्टी उन्हें पूरी तरह से अपना भविष्य मानती है, जिन्हें बस थोड़े और राजनीतिक तजुर्बे की जरूरत है। भीतर का तर्क ये है कि उन्हें नेतृत्व का पूरा समर्थन हासिल है और ये 0 किसी अंत की नहीं, बल्कि एक लंबी पारी की शुरुआत भर है। नीतियों के मोर्चे पर अगर बात करें तो 15 अप्रैल को पार्टी ने एक बहुत ही सख्त स्टैंड क्लियर किया। महिला आरक्षण तब तक अधूरा है जब तक उसमें SC, ST और OBC वर्ग के लिए अलग से अनिवार्य कोटा शामिल न हो। यहाँ अनिवार्य शब्द बहुत क्रूशल है। पार्टी का स्पष्ट मानना है कि सिर्फ दिखावे के लिए कानून बनाने से हाशिए पर खड़े समाज को कोई फायदा नहीं होगा। जब तक असली और पक्की हिस्सेदारी तय नहीं होती, तब तक समानता की बातें सिर्फ खोखले नारे ही रहेंगी। हाल ही में आए पार्टी के संदेशों को अगर एक साथ रखकर देखें, चाहे वो मजदूर दिवस हो या बुद्ध पूर्णिमा, तो एक बहुत ही कंसिस्टेंट डिमांड नजर आती है। मजदूर दिवस पर यूपी सरकार से साफ कहा गया कि मजदूरों के लिए केवल कागजी वादे न हों, बल्कि जमीनी स्तर पर ठोस सुरक्षा उपाय लागू किए जाएं। वहीं बुद्ध पूर्णिमा पर यह याद दिलाया गया कि सरकारों को खोखले वादों की बजाय सच्ची समानता और सद्भाव पर काम करना चाहिए। यह सीधे तौर पर हवाई दावों और जमीनी हकीकत के बीच के फर्क पर एक बड़ा वार है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं उस आक्रामक राजनीतिक पैंतरेबाजी की तरफ जो इन दिनों खूब देखने को मिल रही है, यानी विपक्ष पर तीखे हमले। और हाँ, ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये सारे दावे सीधे बीएसपी की तरफ से किए गए हैं। इन दावों में विरोधी दलों पर बेहद सीधे और तीखे वार किए गए हैं। कांग्रेस को रंग बदलने वाले गिरगिट का टैग दिया गया है, तो समाजवादी पार्टी पर जातिवादी होने का गंभीर इल्जाम लगाया गया है। पार्टी का तर्क ये है कि ये विरोधी दल सिर्फ चुनावी मौसम में ही दलितों और पिछड़ों के प्रति सहानुभूति का दिखावा करते हैं। ये आक्रामकता दिखाती है कि पार्टी अपने कोर सपोर्टर्स को ये मैसेज देना चाहती है कि बाकी कोई भी दल उनका असली हितैषी नहीं है। तो यहाँ सबसे अहम बात ये है कि इन हमलों का असली मकसद क्या है। दरअसल इसके जरिए बीएसपी खुद को बहुजन समाज की एकमात्र बेखौफ और प्रामाणिक आवाज के रूप में स्थापित कर रही है। एक ऐसी आवाज जो अपने सिद्धांतों से रत्ती भर भी समझौता नहीं करती।
ये जताने की पूरी कोशिश है कि बाकी सब अवसरवादी हैं और केवल वे ही हाशिए के समुदायों के सच्चे रक्षक हैं। अब आते हैं आखिरी लेकिन आज के डिजिटल दौर के सबसे खतरनाक पहलू पर, यानी पॉलिटिकल मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ का बढ़ता जाल। क्या मायावती जी ने सच में थलापति विजय की जीत पर कोई बयान दिया है? हाल ही में वायरल हुए इस एक सवाल ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। यह इस बात का एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे आजकल सनसनीखेज अफवाहें पार्टी के आसपास मंडरा रही हैं और राजनीतिक बहस को पूरी तरह से हाईजैक कर लेती हैं। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से इस डिजिटल प्रोपेगेंडा की सच्चाई को बेनकाब करती है। जवाब है बिल्कुल नहीं। पार्टी या लीडरशिप की तरफ से ऐसा कोई आधिकारिक बयान दिया ही नहीं गया था। वायरल हो रही हर एक बात पूरी तरह से मनगढ़ंत थी। आधिकारिक रुख एकदम साफ है कि इन डिजिटल अफवाहों में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। ये सीधे तौर पर वेरीफाइड फैक्ट्स और इंटरनेट की फेक न्यूज़ के बीच का एक बड़ा अंतर है। और ये कोई इकलौता मामला नहीं है। पिछले कुछ समय में वरिष्ठ नेताओं को पार्टी से निकाले जाने के फर्जी नोटिस और क्षेत्रीय चुनावों को लेकर असत्यापित बयान भी इंटरनेट पर आग की तरह फैलाए गए। पार्टी का मानना है कि ऐसा कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जानबूझकर किया जा रहा है ताकि कैडर के भीतर भ्रम और अविश्वास पैदा हो। आखिर जब कार्यकर्ता ही असमंजस में पड़ जाएंगे तो संगठन अपने आप अंदर से कमजोर होने लगेगा। इसीलिए अब टॉप लीडरशिप ने सख्त हिदायत दी है कि किसी भी वायरल खबर पर यकीन करने से पहले उसकी पूरी तरह से जांच पड़ताल जरूर की जाए। तो इन सभी बातों को एक साथ पिरोने के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। एक तरफ पार्टी चुनावी हार के बाद मिशन 2027 के लिए संगठन का आंतरिक पुनर्गठन कर रही है और दूसरी तरफ उसे बाहरी दुनिया में फेक न्यूज़ के इस दलदल से भी हर दिन निपटना पड़ रहा है। ऐसे में आंतरिक मजबूती और बाहरी अफवाहों से लड़ने का यह संतुलन आने वाले 2027 के राजनीतिक परिदृश्य को किस तरह आकार देगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होने वाला है। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।